और अनेक पत्रकार अपने शहर में भी होंगे ना आनंद साहब। अभी राकेश शर्मा का ताजा उदाहरण है, उनका पौने 2.5-3 लाख रुपए का एक पैसा नहीं कटा, उनकी पूरी बीमारी का पैसा उनके खाते में। हाँ, केवल ये तो दूसरा ये थोड़ी किया है, भाई साहब पैसा नहीं होता ना पहले से। मोहन जी 1 साल इंतजार करने लंबा समय अच्छा सुनो जगमोहन जी, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ, पत्रकारों की एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ प्रदेश का, इसलिए मैं आपकी तरफ खड़ा होकर के ये बात कह सकता हूँ कि हमने जो किया है पत्रकारों के लिए, चांद सितारे तो तोड़ के लाए नहीं भाई, और वो सारा तो कर नहीं दिया हमने जिसके के कुछ करने की गुंजाइश ना बचे, लेकिन पहले से हमने बेटर किया है, बेहतर किया हम पत्रकारों को लेकर कभी कुछ करते हैं अगर मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 7 दिन के अंदर उस बिना दीवार वाले मीडिया सेंटर में मैं और आप बैठ के बात करेंगे और सारे इश्यूज को मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, ये और हम मिलकर सब ठीक से पहले मीडिया सेंटर में मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय सरकार का बजट पेश हुआ है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सबके सामने आज के बजट की बातें रखें। वीरेंद्र चौहान जी। बजट आदरणीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि ये अमृत काल का पहला बजट है, तो अमृत काल का पहला बजट अगले 25 साल भारत के निर्माण की जो दिशा हो उसको तय करने वाला बजट हमने बनाया है। समाज के सभी वर्ग, समाज का हर कोना यूं कह लीजिए उसको छूता हुआ ये बजट है। अभी मैं पत्रकार मित्रों से पूछ रहा था कि कैसा लगा बजट, तो सभी साथियों ने बताया, और ये टॉक ऑफ द टाउन वाली बात तो अभी तक यही है कि सबसे ज्यादा जिस बात की इंतजार लोग कर रहे थे और जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो तो जो टैक्स का नया रेजीम आया है, इनकम टैक्स में आयकर में राहत और रियायत जो दी है, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जो नौकरी पेशा लोग हैं, आयकर भरने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। इसके अलावा बजट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पिछले वर्ष भी हमने ये देखा कि हमारा जो फोकस रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा, इस कारण से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है। जब कोविड का संकट आया, महामारी जिसको कहा, महामारी के दौरान दुनिया का कोई देश भारत समेत संकट से बचा नहीं था, हम सब प्रभावित हुए बुरी तरह से, लेकिन संकट आने के बाद रिकवरी किसने कैसे की ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज सारी दुनिया इस बात को मान रही है, इकोनॉमिक सर्वे केवल नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत बीते वर्ष के दौरान दुनिया की मेजर इकोनॉमीज, बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेटस मेंटेन कर पाया है। लगातार हमारी वृद्धि दर बढ़ रही है और एक ऐलान ये बजट भी करता है और इससे पहले का इकोनॉमिक सर्वे भी कि कोविड का जो संकट था इकोनॉमी पर, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शंस पर, नाउ द इकोनॉमी हैज ओवरकम दैट कंप्लीटली। पूरी तरह से इकोनॉमी कोविड के संकट से बाहर आ चुकी है। जो बजट आज प्रस्तुत किया गया सदन में उसमें भी यही कहा गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान फोकस करेंगे, हम यूथ पर ध्यान फोकस करेंगे, हम महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम खेत किसान मत्स्य पालन करने वाले जो देशवासी हैं उनके लिए काम करेंगे, उनको उनके लिए जो बजट की एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है। और समाज का जो सबसे गरीब तबका है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमको हर एक गरीब को जल्द से जल्द
छत उसके सिर पर हो, पक्का मकान उसके पास हो, इस पर भी इस बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खास तौर पर 66% इजाफा एलोकेशन में किया गया है। इसी तरह कृषि में एक बड़ा परिवर्तन पिछले साल के दौरान आया कि एग्रीकल्चर केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में बड़े लंबे समय तक देखा जाता था। भाई एग्रीकल्चर तो केवल अनाज पैदा करता है, प्राइमरी सेक्टर है, उससे आगे एग्रीकल्चर को कोई सोचता नहीं था। लेकिन अब एग्रीकल्चर की शक्लो सूरत, एग्रीकल्चर का अंदाज भारत में हम बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एग्रीकल्चर में बीते वर्ष में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी क्षेत्र का निवेश, वो भी बढ़ा है। और हम खेती को केवल भारत के लिए अन्न देने वाला अन्नदाता उसको नहीं देख रहे। हमने ये भी कहना शुरू किया है कि खेती में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कब बनेगा? उसके लिए एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स खड़े हों, उसके लिए एक विशेष फंड वो भी सरकार ने घोषित किया है। उस विशेष फंड से एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटे छोटे नए स्टार्टअप्स बनेंगे और आने वाले दिनों में खेती, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जान प्राण तो है ही, लेकिन अभी हाल तक उसको केवल प्राइमरी सेक्टर के रूप में हम देखते थे, वो एक्सपोर्ट आधारित, एक्सपोर्ट केंद्रित क्षेत्र इस नाते से भी बनेगा। हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले जब से हम सरकार में आए, जब से जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, 150 से ज्यादा, शायद 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार ने कहा कि हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज ये भी बनाएंगे। इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो आउटले है उसमें भारी वृद्धि की गई है। तो शिक्षा हो, रोजगार तो इन सब चीजों से जनरेट होने वाला है ही। समाज जीवन का, राष्ट्र जीवन का हर क्षेत्र, उसमें बजट एलोकेशन, उसमें वृद्धि ये बजट करता है। और ये एलोकेशन जो बढ़ी है, इसका जो सेंट्रल थीम है, फिर से दोहराऊंगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश है। क्योंकि जब ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं, बुनियादी सुविधाएं बढ़ती हैं, तो वास्तव में बजट, अच्छा बजट, उसी को हम कह सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं इस बजट में जो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत को, जो कि हमारे कार्यकाल में पांचवी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जब हम आए 14 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, वहां से छलांग लगाकर हम पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में आज आ गए हैं। हम बढ़ करके हम टॉप इकोनॉमीज में शिखर पर पहुंचे। हम अंततोगत्वा उस दिशा में इस बजट को ले जाता हुआ देश को देखते हैं। सर, किसानों की और रोजगार की इतनी बात नहीं हुई जितना देखा गया, और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है, किसान शब्द गायब था, रोजगार शब्द गायब। देखिए, जहां तक किसान की बात है, अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो खेत, किसान गायब है ये कहने वाले वो लोग हो सकते हैं, या तो जिन्होंने ध्यान से उसको पढ़ा ना हो। बजट एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है हिमांशु भाई, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का आउटले, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप शुरू हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है महत्वपूर्ण, जिस पर फोकस भी रहा है, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। मैं पूरा बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने की तो स्थिति नहीं, वो तो काम वित्त मंत्री जी का था, परंतु एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है जिसका सीधा सीधा लाभ मुझे हमारे अपने हरियाणा के गांव को भी मिलेगा, वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर, जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, पैक्स जिनको कहते हैं, सहकारी समितियां, सहकारी ऋण देने वाली संस्थाएं, वो बहुत अभी तक पिछड़ी हुई थी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यू नहीं हुआ था, उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देश भर में पैक्स, वो उनका आधुनिकीकरण जब होगा तो लाभ किसको होगा? खेत को होगा। मत्स्य पालन के लिए जो पैसा बढ़ाया गया है उसका लाभ किसान को होगा। पशुपालन का जो आउटले बढ़ा है उसका लाभ सीधे तौर पर किसान को होगा। रूरल डेवलपमेंट को फोकस, जितनी चीजें हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो किसान के ही खाते में जाती हैं। देश तो किसान का है ना, अधिकांश लोग, हम आप गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, तो किसान को सीधे तौर पर इन चीजों से फायदा होने वाला है। मैं तो देखिए, एग्रीकल्चर का बदलता हुआ स्वरूप, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एग्रीकल्चर केवल अगर
खेत खेत का तक रह जाए, अनाज पैदा करा और मंडी तक चले गए, किसान को ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन हिमांशु भाई, भारत का किसान वो एक्सपोर्टर भी हो जाए, वो स्टार्टअप शुरू करके वो मिडिल ईस्ट को, दुनिया भर के लोगों को अपना फूड आइटम्स प्रोसेस करके भी बेचना शुरू करे, भेजना शुरू करे, तभी उसकी आमदनी का बढ़ने का सिलसिला वैसे वाला होगा जैसा अब तक नहीं हुआ, जिसकी हम कल्पना और करते हैं और सपना देखते हैं। तो एग्रीकल्चर भी है। ये तो सारी पॉजिटिव बातें होगी, काफी सारी चीजों के रेट बढ़ने भी वाले हैं इस बजट के बाद। देखिए, बहुत सारी चीजों के रेट घटेंगे, कुछ चीजों पर टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो हर बजट में कुछ चीजों के रेट वो घटते हैं, कुछ चीजों के बढ़ते हैं। लेकिन बजट का मूल काम होता है इकोनॉमी की ग्रोथ की डायरेक्शन को सेट करना, ग्रोथ के इंजन को फ्यूल देना, ग्रोथ के इंजन को फ्यूल, ग्रोथ के इंजन को ईंधन वो देने की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। कुछ चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे, सिगरेट पर या कुछ ऐसी चीजों पर अगर कुछ कर नहीं बढ़ेगा तो खजाने में धन कैसे। सिल्वर सब पर बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें तो बढ़ेंगी ही, कुछ सस्ती भी होंगी। हमेशा किसी भी बजट में आज तक किसी ए ने, बी ने, सी ने, जिसने भी बजट प्रस्तुत किया होगा, सब कुछ कोई सस्ता कर पाए ऐसा संभव नहीं होता। ग्रोथ हो, इस पर फोकस है, ग्रोथ आधारित, ग्रोथ केंद्रित बजट है। हम अपने आने वाले वर्षों में लगातार हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती देखेंगे, ये इंश्योर करने वाला बजट सरकार ने निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया। रोजगार मैंने बताया, ये जो जब मत्स्य पालन पर 6,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जब आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे, जब कौशल रोजगार की प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत नौजवानों के कौशल विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो रोजगार उसके साथ लिंक्ड व्यवस्था है। रोजगार कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप बटन दबाएं और कहीं से रोजगार मिल जाए। रोजगार के लिए नौजवान को तैयार करना, स्किल उसको देना और विकास के कार्यों की झड़ी लगा देना। जब सड़कें बेहतर और बनेंगी, जब तेज गति से रेलवे वो 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम करेगा, तो उस सारे में से रोजगार जनरेट होते ही हैं। पुल पर कितना परसेंट लगने वाला है सर? पुल पर कितना परसेंट लगने वाला है? देश का किसान सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहा है, ये आपको लगता होगा। हमको ये लगता है कि देश के किसान के लिए वर्तमान सरकार ने, जब से ये सरकार आई है केंद्र में, देश के किसान के लिए हमसे बेहतर किसी ने नहीं किया। मैं अगर 14 से लेकर के और आज तक की भी बात करूं, तो आप पाएंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के किसान के खाते में किसान सम्मान निधि टन से हर 3 महीने बाद वो पहुंच जाती है। और किसान सम्मान निधि का पैसा अगर 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं, यानी 2,000 रुपए आते हैं किश्त में, तो जब वो आते हैं तो पूरे के पूरे किसान के खाते में जाते हैं। किसान की पीछे का एक हल्का सा ध्यान करा दूं आपको, यूरिया के रेट बढ़े, यूरिया के दाम जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े, तो ये संकट था ना कि हम वो बोझ किसान पे ट्रांसफर कर सकते थे। वर्तमान सरकार ने जो यूरिया के बढ़े हुए दाम थे, उसका वजन किसान पर जाने नहीं दिया, अपने कंधों पर ले लिया। हमने अपनी सब्सिडी बढ़ा दी और सब्सिडी बढ़ाकर किसान को जितने का यूरिया पहले मिलता था, ये देना हमने सुनिश्चित किया। किसान की फसल समय पर बढ़िया तरीके से खरीदी जाए और उसके खाते में ही पैसे चले जाए, यही सरकार ने सुनिश्चित किया है। अच्छे बीज, अच्छे पेस्टिसाइड मिले, यही सरकार ने सुनिश्चित किया। और आज के बजट में जो एक नई चीज किसान के एंगल से फिर मुझे ध्यान में आ गई, बहुत सारी चीजें हैं वो, कि हम अब जो परंपरागत खाद इस्तेमाल करते थे, उससे बेहतर आधुनिक खाद की तरफ किसान को लेकर के जाएं, उन्हें बनाने, उनकी मार्केटिंग करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में चाहिए, उस पर फोकस कर रहे हैं। रोजगार वाले बिंदु पर एक बिंदु और जोड़ने का मेरा मन कर रहा है। नई चीजें हम सब अधिकांश लोग, पत्रकार भी हमारे साथी नौजवान हैं, सीनियर लोग बुरा ना माने, आपको भी नौजवान ही मानता हूँ भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डिजिटाइजेशन का युग है, डिजिटाइजेशन पर पूरा फोकस है। खेत और किसानी की भी डिजिटाइजेशन होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश भर में कई ने हरियाणा में बने हुए
नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे अपनी गाड़ी नहीं दौड़ाई। सुनिएगा, सुनिए तो सही। स्पेसिफिक कोई बात है तो उसका जिक्र कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में, देश को छोड़ दीजिए, पूरे देश में जब यूपीए की सरकार थी, एवरेज उन्होंने बना दिए, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गजब का इजाफा हुआ है। और जब अच्छी सड़क बनती है, अच्छा हाईवे बनता है, अच्छे बस अड्डे बनते हैं, अच्छा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो ये ग्रोथ का इंजन भी बनता है और रोजगार देने का इंजन भी बनता है। एयरपोर्ट तो सबको चाहिए ना आने वाले दिनों में। एयरपोर्ट्स जितने हैं उतने पर्याप्त नहीं है। नए एयरपोर्ट जहां जहां बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र को, वहां के विकास को गति देंगे। कारण दुनिया से कनेक्ट होना ग्लोबल मार्केट में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एयर कनेक्टिविटी अगर भारत की बढ़ेगी तो हमारे खेत को भी लाभ होगा, हमारे नौजवान को भी लाभ इससे होने वाला है।